मैं भी यहाँ से जाऊँगा तो मेरी गाड़ी पेट्रोल की है, मैं उसमें नहीं जाऊँगा। आदरणीय प्रवीण जी हमारे मेयर हैं, वो भी जाएंगे सीएनजी की गाड़ी का या इलेक्ट्रिकल गाड़ी की व्यवस्था करके जाएंगे। हमारे बीच में रामचंद्र जी भी हैं, हमारे बीच में दीपक जी भी हैं, भानु जी भी हैं। तो ये जो मैसेज है, यानी कि कहना और करना, जो कहा वो करा। प्रदूषण से बचाना है तो रैली में भी वो इको फ्रेंडली रैली ये होगी। क्या लगता है कि प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, जो संख्या कितनी होगी? अगर आपने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में हाथ कंगन को आरसी क्या, आप वहाँ आना, क्योंकि हम बता तो कितनी भी दें, लेकिन आप आओ, आप देखो, आप स्वयं जजमेंट लगाओ सारे रिकॉर्ड। 17 तारीख को और हाइड्रोजन से चलने वाली रेल का उद्घाटन भी करेंगे और सभी जितने भी कार्यकर्ता नेताओं को ईवी वाहन से वहां पहुंचने के लिए एक तरह से संदेश दिया गया है। इस तरह की बातें क्या कहेंगे? देखिए, ये अपने लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि जींद की पावन धरती पर और इस देश के यशस्वी और लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जींद में आ रहे हैं। और वो जींद में क्यों आ रहे हैं? इस देश को पूरे विश्व में 5वें स्थान पर लाने के लिए। 5वें स्थान का मतलब, जो आपने हाइड्रोजन का शब्द यूज़ किया, मैं तो पानी का शब्द यूज़ करूँगा। पानी की ट्रेन चलाने, और ये विश्व में बहुत बड़ी बात है। 4 देश पहले हैं और ये 5वां देश बनेगा। हिंदुस्तान में भी जो ट्रेन्स हैं वो पानी से चलेंगी, और पानी से चलने का मतलब ये है कि प्रदूषण कितना कम होगा, इस बात का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ना तो वो डीजल से चलेगा, ना वो पेट्रोल से चलेगा, और रेल पानी से चलेगी। पानी में, इंजन में पानी भरा जाएगा। अब पानी से वो आगे साइंटिस्ट क्या करते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, ये उनका हेडेक है। पर हम तो ये कहेंगे ना कि पानी से ट्रेन चली, और उसका उद्घाटन, अब उसका उद्घाटन तो आदरणीय मोदी जी कर रहे हैं, आदरणीय मुख्यमंत्री चौधरी नायब सिंह जी भी रहेंगे। लेकिन संदेश जो है, प्रदूषण को कम करना है। आइए दीपक जी इधर आ जी। प्रदूषण को कम करना है तो वो क्योंकि आएंगे, और हरियाणा से पूरी जनता वहाँ आएगी। और ये कार्यक्रम केवल जींद में नहीं हो रहा, ये कार्यक्रम हरियाणा में 4 जगह और भी हो रहा है। भिवानी में हो रहा है, अम्बाला में हो रहा है, इस तरह से कुरुक्षेत्र में हो रहा है, एक जगह और भी है। ऐसे 5 जगह ये कार्यक्रम होगा। जो मुख्य स्थान है वो जींद होगा, और जींद से क्योंकि ये ट्रेन चल रही है और सोनीपत तक के लिए चलेगी, और इसका ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है। तो अब प्रदूषण को, एक मिनट मेरी बात रमेश जी, जब प्रदूषण कम करना है तो उन्होंने एक बात और रखी। उन्होंने कहा कि जो रैली में कार्यकर्ता हमारे, जो जनता आएगी, वो भी प्रदूषण नहीं करेगी। तो इसलिए जितने भी लोग आएँ वो सब या तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल से आएँ, और या साइकिलों पर आएँ, या पैदल आएँ। अब 2-3 किलोमीटर तक के लोग तो पैदल भी आएंगे, और 5-7 किलोमीटर तक के लोग साइकिलों पर आएंगे, और 15-20-25 किलोमीटर तक के लोग जो हैं वो ई रिक्शा पर आएंगे। और उसके बाद भी जो लगभग 40 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग वहाँ आएंगे, वो भी इलेक्ट्रिक बसों से। या देश जो है वो प्रदूषण हटाने के लिए जा रहा है, और वो सस्ते के भी की ओर जा रहा है। पानी से ट्रेन चलेगी तो क्या लगेगा जी। डॉक्टर साहब, एक सवाल और है, जैसे कि ठीक है, गाड़ियां हैं, ट्रेन है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, वहीं पे 2 व्हीलर की बात आती है। 2 व्हीलर में इस समय कहा जाता है कि हेलमेट की जरूरत नहीं है, कागजात की जरूरत नहीं है, और हेलमेट ना पहनने की वजह से 2 व्हीलर में एक्सीडेंट भी होते हैं। उसको लेकर किस तरह के आप लोगों के होंगे? नहीं, अब ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो लाइटर व्हीकल है, जैसे अब 2 व्हीलर भी आजकल साइकिल की तरह बनने लग गए, ठीक है ना जी। अब साइकिलों पर तो हमने हेलमेट नहीं जरूरी किया। अब आप कहोगे जी साइकिल भी तो सड़क पर चलती है जी, तो फिर आप कहोगे कि पैदल चलने वाला भी आदमी हेलमेट लगा कर चले। तो हर चीज़ की रीजनिंग को हम ऐसे नहीं आंक सकते। आमतौर पर एक्सीडेंट जो तेज़ चलता है उस पर ज़्यादा खतरा है, तो इसलिए उसी से बचाने के लिए ये हेलमेट की आवश्यकता है। लेकिन जो लाइटर व्हीकल हैं उनमें अगर छोड़ भी दिया जाए तो ये जो भी ऊपर से एक्ट बना होगा वो ठीक ही बना होगा।
डॉक्टर साहब, एक तरफ जहां ईवी को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं पर रजिस्ट्रेशन को लेके काफी सारे सवाल खड़े होते हैं। चंडीगढ़ से लोग रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो छूट मिल जाती है, लेकिन हरियाणा में अभी भी कुछ समस्याएं हैं। क्या निकट भविष्य में? देखिए, ये एक विषय को आप पर्टिकुलर नहीं ले सकते। अब यहाँ लगभग 30 स्टेट हैं। अब 30 स्टेट में कहीं कोई चीज़ महंगी है, कहीं कोई कम है। अब आप एक उसी चीज़ का उदाहरण दो कि ये वहाँ सस्ती है, तो चंडीगढ़ में और कितने खर्चे हैं, आप उनका भी तो उदाहरण नहीं, दीजिए हम ना। उम्मीद करें कि अब हरियाणा में अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराएगा तो आने वाले भविष्य के अंदर उनको भी वो छूट बाकी सब परिस्थितियों को देखते हुए, जो लोगों के द्वारा, द गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो जिस सरकार को इस प्रदेश की जनता ने चुना है, वो विधानसभा में बैठकर जो एक्ट बनाएगी वो यहाँ की जनता की फ़ायदे के लिए होंगे, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए होंगे, तो उसके हिसाब से प्रदेश चलेगा। डॉक्टर साहब, जैसे पिछले वर्षों में आप जैसे मंत्री थे, उस कार्यकाल में अपने बरसाती नाले बनाए थे बहुत सारे। इस समय बहुत सारी जगह वो जो नाले, उसके ऊपर के ढक्कन उखड़े हुए हैं, वहाँ पे लोगों के एक्सीडेंट होने के खतरे, पशु गिरने के खतरे बहुत सारे शहरों में। वो ठीक करवाएंगे हम। पोपली जी हैं ना हमारे साथ। तो अब हिसार नगर की जो नहीं, गुड़गांव जैसा पहली बार हम तो बढ़ रहे हैं। हम तो गुड़गांव से भी ऊपर जाने की बात कर रहे हैं। हम अग्रसेन ग्लोबल सिटी की बात कर रहे हैं। गुड़गांव में एयरपोर्ट कहाँ है? यहाँ तो आप गुड़गांव जैसी क्यों कर रहे हो? हम तो गुड़गांव से बेहतर हैं, यहाँ एयरपोर्ट है। हाँ, पहली बारिश में बहुत भयंकर रूप से जल भरा हुआ है। हाँ, अब जल प्रभाव की जो परिस्थिति है वो हिसार में भी अलग अलग एरियाज की, जैसे आप 33 सेक्टर लेंगे, वो निचाई पर है, वो 206-7 मीटर समुंदर से हाइट पर है। बाकी जो हिसार है वो 213-14 मीटर की हाइट पर है। तो बारिश में जो लो एरिया है वहाँ पर जल भराव होना स्वाभाविक है। तो इस तरह से अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग शहर की पोजीशन होती है। डॉक्टर साहब, एक अहम सवाल ले लेता हूँ। बरसात आएगी तो जल भराव भी होगा, क्या उम्मीद करें कि जल भराव से निपटारा जरूर होगा, पक्का होगा, जल्दी होगा, अच्छा होगा। तो मेरे साहब, आप क्या कहेंगे, तैयारी कैसी है बरसाती पानी की निकासी को लेकर? भरपूर तैयारी है। पूरा प्रशासन, चाहे वो डीसी साहब से लेके चाहे निगम प्रशासन और अन्य विभाग, बाकायदा सफाई नालों की हो चुकी है। सीवरेज की डीसिल्टिंग लगातार चल रही है। और जो आपने अभी बात उठाई कि जो नालों के ऊपर जो स्लैब हटाए हुए हैं जी, ये आप खुद ही इस बात को मान रहे हो कि सफाई उनकी चल रही है, तभी वो स्लैब हटाए गए हैं। लेकिन कई दिन तक 10-10, 15-15 दिन से हटाए हुए हैं। उसको अगर हटाया तो उसको लगाना भी जरूरी है 2 दिन के अंदर। मेरी जानकारी के हिसाब से 10-15 दिन नहीं हुए हैं। 2-4 दिनों से ही वहाँ पे सारी सफाई करके और वापस स्लैब को भी लगाया जा रहा है। और जल भराव ना हो इसकी लगातार चिंता की जा रही है। कुछ एरिया, लो लाइन एरिया, जो जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, तो उनकी भी चिंता की जा रही है कि वहाँ पर मोटर, पानी, बिजली, इन सब दुरुस्त रहें ताकि टाइम से मोटर वगैरह चला के हम निकाल सकें। और नालों वगैरह की सफाई का पर्पज़ यही रहता है कि ताकि जहाँ ग्रेविटी से जाता है तो वहाँ पर वो फ्री फ्लो रहे और निकल जाए। आपको डेफिनेटली जो है इस बारी जल भराव में पिछली बार से फ़र्क मिलेगा। मेयर साहब, अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी इस्तेमाल करके प्लास्टिक या फिर ऐसा वेस्ट है ना, उसको फेंक देते हैं, वो जाता है सीवर में, वो रुकावट के लिए कारण बनता है। क्या शहरवासियों से कोई निवेदन करना? हाँ, जनता जनार्दन को मैं लगातार जागरूक कर रहे हैं और जनता जागरूक हो भी रही है। और मैं आपके माध्यम से हिसार की जनता को धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि जब से ये अभियान छेड़ा है, उन्होंने भी, जनता ने भी बहुत साथ दिया है। तो जो सड़क पर कचरा नहीं फेंक रहे हैं, डोर टू डोर गाड़ियाँ सबके घर में आ रही हैं और सभी लोग कोऑपरेट कर रहे हैं। मतलब कोई ऐसा घर या व्यावसायिक प्रतिष्ठान ऐसा नहीं है जहाँ गाड़ी नहीं आ रही। अगर फिर भी किसी को ये लगता है तो वो हमें तुरंत सूचना दे, हम वेरी नेक्स्ट डे इस चीज़ की व्यवस्था करें। की जो सब्जी मंडी है, आप लोगों ने उसमें सफाई का तो विशेष अभियान चलाया हुआ है, बट प्रॉपर ढंग से नहीं होता है। दूसरा, उसमें गाय का एक बहुत आतंक है। वहाँ के जो दुकानदार है वो भी परेशान है। कोई भी सब्जी लेने के लिए जाते हैं, महिला पुरुष है, 1 मिनट में उनके थैले से उपाड़ देती है। देखो, सफाई का जो आपने बात की, ये एक निरंतर प्रक्रिया है। बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे नागरिकों ने इसमें कोऑपरेट किया है और पहले से सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हुई है। जब मैं शुरू में बना था तो बहुत सारे हमने कचरा पॉइंट ख़त्म किए थे, वो आज भी जो है साफ़ सुथरे हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोगों को जो है ये चीज़, अगर वो नहीं कर रहे हैं तो लगातार निगम की तरफ से चालान काटे जा रहे हैं। लगातार जो है उसमें
जो है प्रयास करके सफाई पे पूरा ध्यान दिया जा रहा है। अगली बात जो आपने बताई कि जो गाय का है, आप देखिए कि पहले 5,000 या इससे भी अधिक आज भी हमारे ढंढूर गौशाला में नंदीवंश गोवंश वहाँ पर है। अगर ये सब अगर वहाँ पर नहीं भेजा होता तो आप सोचो सड़क पर क्या होता। फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी बाकी रह गए हैं, अभी पीछे गौ सेवा आयोग के चेयरमैन आदरणीय श्रवण कुमार जी भी आए थे और विस्तृत एक योजना पर बात हुई थी। उसका एक फेज़ हो चुका है, दूसरे फेज़ के लिए हम उनसे जल्दी मीटिंग करके और वो भी हम जल्दी ही इसको जो है और तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे।